एग्जाम सारथी 99 के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, इस क्लास में हम राजस्थान इतिहास के पिछली परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का व्याख्या समेत विश्लेषण करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहे। इसमें पहला लेसन है पुरातात्विक स्थल। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? एस.सी.एल. कार्लाइल को इसका आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 ईस्वी में की गई। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? एस.सी.एल. कार्लाइल को जाता है। उन्होंने दौसा क्षेत्र से कठोर पाषाण और मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना दी। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन हुआ। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइंस अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? ERS 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ओरेल स्टेन। दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं। सरस्वती और द्रवस्वती नदी गाठिया आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली रही है। ओरेल स्टेन घग्गर को वैदिक कालीन प्रसिद्ध नदी सरस्वती मानकर ही सर्वेक्षण की उत्कंठा से आए थे। वे ओल्दम के मत व कार्य की वह प्रसिद्ध नदी रेगिस्तान में खो गई थी, पर खोज करके प्रकाश डालना चाहते थे। उन्होंने अपने सर्वेक्षण कार्य को अप्रैल 1942 में दी जियोग्राफिकल जर्नल में शीर्षक भी ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइंस अलोंग दी लॉस्ट सरस्वती रिवर रखा। ओरेल स्टेन के इन प्रयासों से घग्गर को सरस्वती का वर्तमान रूप मानने में लोकप्रियता मिली। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा घग्गर, जिसे सरस्मृत नदी भी कहते हैं। इसकी व्याख्या है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेस्टिटोरी ने की। 1951 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक अमलानंद घोष ने पुनः खोज की तथा इसका उत्खनन 1961 से 1969 ईस्वी के मध्य में बीबी लाल, BK थापर, श्री MD खरे एवं KM श्रीवास्तव, MP श्रीवास्तव ने करवाया और यह RBSc 10th क्लास की बुक से ये स्रोत लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो RC अग्रवाल, ये सभी है। बीबी लाल है, BK थापर है, MD खरे हैं, लेकिन RC अग्रवाल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा A त्रिपाठी। कौन हो जाएगा? A त्रिपाठी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी? तो 1952 में खोज की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किस सभ्यता की खोज की? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज की। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में है? तो अभी हमने पढ़ा था व्याख्या में, दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। दोस्तों, अधिकतर विद्यार्थियों ने इसका आंसर राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग जयपुर को टिक किया, लेकिन ये गलत है। इसका वास्तविक आंसर हो जाएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? तो 5 स्तरों में किया गया। कितने स्तरों में किया गया? 5 स्तरों में किया गया। इसकी व्याख्या देखते हैं। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में 5 स्तर सामने आए हैं। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है और वही तीसरे, चौथे व 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ये भी 10वीं क्लास की बुक से लिया गया है। दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? दोस्तों पीएसआई हाउस कीपर और लैब असिस्टेंट जियोग्राफी 2022 और ईओ 2007 में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता से प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। दोस्तों इसके बाद में दूसरा टॉपिक है पुरातात्विक स्रोत। पहला क्वेश्चन है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत या वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। और आरएस 2016 एआरओ एग्रीकल्चर प्लांट पाथियोग्राफी में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोसुंडी अभिलेख। और ये कहाँ का है? ये चित्तौड़गढ़ का है। दोस्तों कहाँ का है? चित्तौड़गढ़ का है। इसके बाद में इसकी व्याख्या है, गोसुंडी शिलालेख 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व गोसुंडी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। इस लेख में प्रयुक्त भाषा संस्कृत एवं लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। गोसुंडी का शिलालेख सर्वप्रथम डॉक्टर डी.आर. भंडारकर द्वारा पढ़ा गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने सर्वप्रथम किस अभिलेख का अध्ययन किया या गोसुंडी अभिलेख को सर्वप्रथम किस इतिहासकार द्वारा पढ़ा गया? तो दोस्तों डॉक्टर डी.आर. भंडारकर द्वारा पढ़ा गया। यह राजस्थान में वैष्णव या भागवत संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। इस लेख का महत्व 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार, संकर्षण तथा वासुदेव की मान्यता और अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन आदि से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोसुंडी शिलालेख स्थित है। तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा शिलालेख है जिसमें भागवत या वैष्णव संप्रदाय के बारे में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त होती है। गोसुंडी अभिलेख दोस्तों संस्कृत भाषा का है और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख तो कौन सा हो जाएगा? गोसुंडी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में सीक्वेंस वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिससे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया है? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी में लिखी गई थी और यह महाराणा कुंभा के लेखन में प्रकाश डालती है। नेक्स्ट इसकी व्याख्या है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लेख में राणा कुंभा की उपलब्धियों एवं उसके द्वारा रचित ग्रंथों का विशद वर्णन मिलता है। इस प्रशस्ति में चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीतराज आदि प्रमुख ग्रंथों का उल्लेख हुआ है। इस प्रशस्ति में कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुरतार, राय रायण, राणो रासो, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु और सेल गुरु जैसी उपाधियों से पुकारा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की? तो दोस्तों कवि अत्रि एवं महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। इसकी व्याख्या है, इसकी व्याख्या देखेंगे, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लेख 3 दिसंबर 1460 ईस्वी और विक्रम संवत 1517 ईस्वी प्रस्तुत प्रशस्ति चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ की कई शिलाओं पर उत्कीर्ण श्लोकों का सामूहिक नाम है। श्लोक 3 से 8 तक बापा का वर्णन, फिर हमीर का वर्णन किया गया है। इसके प्रशस्तिकार कवि अत्रि थे, लेकिन इसका निधन हो जाने के कारण इनके पुत्र कवि महेश भट्ट ने इसको पूरा करवाया, जिसका उल्लेख इस प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कवि अत्रि और महेश थे।
इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन है चिरवा शिलालेख के बारे में सही है। और ये पटवार 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों ये राजस्थान की बहुत बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। चिरवा शिलालेख दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। इसमें यह भी सही है। ये 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण किया गया है और रत्न प्रभु सूरी इसके प्रशस्तिकार है और इसके शिल्पी देलहन है। इसके बाद में इसकी व्याख्या देखेंगे। चिरवे का शिलालेख बड़गांव तहसील उदयपुर 1273 ईस्वी विक्रम संवत 1330 ईस्वी। चिरवा गांव के इस शिलालेख में मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासकों जेत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। भुवन सिंह सूरी के शिष्य रत्न प्रभु सूरी ने इसकी रचना की और उनके शिष्य पार्श्वचंद्र ने इसे सुंदर लिपि प्रदान की। शिल्पी देलहन ने इसे दीवार पर लगाया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है। तो दोस्तों मेवाड़ के गुहिल शासकों का उल्लेख करता है। तेज सिंह, समर सिंह और इन तीनों शासकों का उल्लेख करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता है। तो रणछोड़ भट्ट तेलंग ने इसकी रचना की। राज प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है दोस्तों। और ये राजसमंद झील के 9 पालों की ताल पर ये 9 चौकी की पाल पर ये उत्कीर्ण करवाई गई है। इसकी व्याख्या है राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी विक्रम संवत 1732 राजसमंद विश्व की सबसे बड़ी यह प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट तेलंग ने मेवाड़ महाराणा राजसिंह के आदेश से राजसमंद झील की 9 चौकी पाल की ताकों में लगी 25 काले पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर संस्कृत में 24 सर्गों में उत्कीर्ण कुल 1106 श्लोकों की थी। इससे मालूम होता है कि राजसमंद का निर्माण 14 वर्षों में दुष्काल या अकाल के समय श्रमिकों के लिए काम निकालने के लिए कराया गया था। हमारे देश के सबसे बड़े शिलालेखों में से पाषाण पट्टिकाएं 9 चौकी की पाल की ताकों में लगी हुई है। इस प्रशस्ति से 17वीं शताब्दी के इतिहास, उस समय के विवाह, खेल, शिक्षा, मुद्रा आदि पर प्रकाश की पर्याप्त जानकारी मिलती है। इसमें महाराणा अमर सिंह द्वारा की गई मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन किया गया है, लेकिन इसका ऐतिहासिक उपयोग जगत सिंह व राज सिंह के काल के लिए अत्यधिक है क्योंकि प्रशस्तिकार उनके समय तक जीवित था। किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों राज सिंह प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि जो 1615 ईस्वी में की गई थी उसका उल्लेख किया गया है। राज प्रशस्ति का काल है तो दोस्तों इसका काल है 1676 ईस्वी या 1732 विक्रम संवत। ये इसका कालक्रम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। तो बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी में बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। और इसी शिलालेख में दोस्तों सांबर झील का निर्माता के बारे में भी बताया गया है। इसकी व्याख्या है बिजोलिया का लेख बिलवाड़ा 5 फरवरी 1170 ईस्वी विक्रम संवत 1226। यह लेख बिजोलिया गांव के पार्श्वनाथ मंदिर के पास की एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। इस लेख में अजमेर व सांबर के चौहान वंशीय शासकों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताते हुए उनकी वंशावली और उनकी उपलब्धियां दी गई है। यह लेख दिगंबर जैन श्रावक लोलाक ने पार्श्वनाथ के मंदिर और कुंड के निर्माण की स्मृति में लगाया था। इस शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था। दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ वही है जिसने संस्कृत कष्टाभरण नामक पाठशाला की रचना अजमेर में की थी, का निर्माण करवाया था, जिसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था, जिसमें संस्कृत हरिकेली नाटक लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। तो चौहान वंश के इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराता है।
इसके बाद में बिजोलिया अभिलेख का कालक्रम है कितना है 1170 ईस्वी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश के वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? तो बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? वासुदेव। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो आपका रिवीजन बहुत ही शानदार हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि इससे आपकी तैयारी बहुत ही शानदार हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो दोस्तों, ये कक्कुक से संबंधित है और प्रतिहार शासक है कक्कुक, इससे संबंधित है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठियाला शिलालेख में निम्नांकित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो मंडोर प्रतिहार वंश की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठियाला अभिलेख से संबंधित कथनों में असत्य है? तो दोस्तों, ये अभिलेख 4 अभिलेखीय लेखों का समूह है, ये गलत है और बाकी सब सही है। पड़वा ग्राम कोटा से कितने मौखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसकी व्याख्या है, बड़वा युग अभिलेख सन 181 ईस्वी 12 जिले पूर्व में कोटा की अंता तहसील के बड़वा ग्राम में विक्रम संवत 238 करत संवत 295 के 3 युग लेख मिले हैं। इसमें मौखरी वंश के शासकों का वर्णन सर्वप्रथम मिला है। इसमें मौखरी महासेनापति बल के तीनों पुत्रों के एक यज्ञ संपादन का उल्लेख है। इन युग अभिलेखों से देश में बौद्ध धर्म की अवनति एवं हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के संधि काल में यज्ञादि के पुनरारंभ की जानकारी प्राप्त होती है। इस अभिलेख में कृत संवत का उल्लेख किया गया है। यह मौखरी वंश के शासकों का सबसे पहला व प्राचीन अभिलेख है। यह एक स्तंभ युग पर उत्कीर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में इसकी व्याख्या है, आहत मुद्राएं। पंचमार सिक्कों का प्रचलन भारत में 5वीं से 2री शताब्दी ईसा पूर्व गंगा सिंधु मैदान में महाजनपद काल में था। बेराट के उत्खनन में एक कपड़े में बंधी हुई चांदी की 8 आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है। सांबर के उत्खनन में 6, पंचमार रेड के उत्खनन में 3075 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं, रंग महल में भी आहत मुद्राएं आदि प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का समय क्या है? तो दोस्तों, इनका समय है 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोडिया क्या है? दोस्तों, डोडिया जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का ही डोडिया कहलाता है। इसके बाद में गधिया सिक्के किस राज्य से संबंधित है? तो गधिया सिक्के उदयपुर में चलते थे। गधिया सिक्के कहाँ पर चलते थे? उदयपुर में चलते थे। और यह अन्वेषक परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी व्याख्या है, मेवाड़ के कई स्थानों पर हूणों द्वारा प्रचलित चांदी व तांबे के गधिया सिक्के मिले हैं, जो क्षत्रप व प्रतिहार शासकों के सिक्कों के चिन्हों को पतला कर बनाए गए थे, जिसमें चिन्ह का अंकन स्पष्ट नहीं हो सकता और गधे के मुंह जैसा दिखाई देने के कारण गधिया सिक्के के नाम से जाना गया। ऐसे गधिया सिक्के त्रिभुवनगिरी, रेणी, नर्मद आदि जगहों पर भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ राज्य का सिक्का नहीं है, कौन सा नहीं है? दोस्तों, ये सभी इसके सिक्के नहीं हैं। मेवाड़ के सिक्के कौन कौन से हैं? चित्तौड़ी है, डिंगला है, त्रिशूलिया, भिलाड़ी, उदयपुरी, मुगली सिक्का, एलची, चांदोड़ी, स्वरूप शाही, फतेह शाही, भोपाल शाही और शाह आलमी, ये सभी मेवाड़ के सिक्के हैं। इसके बाद में जाट शाही सिक्के कौन सी रियासत में प्रचलित थे? तो दोस्तों, जाट शाही सिक्के जयपुर रियासत में प्रचलित थे। इसकी व्याख्या है, जयपुर के कछुआ नरेशों ने मुगल काल में जाट शाही सिक्के चलाए, जो तौल में 1 तोला था। ब्रिटिश काल में चांदी के कलदार सिक्के के प्रचलन से स्थानीय सिक्के बंद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछवाहा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के क्या कहलाते थे? तो ये जाड़शाही सिक्के कहलाते थे। क्या कहलाते थे? जाड़शाही सिक्के कहलाते थे। निम्न में से कौन सा युग्म मुद्राएं जारीकर्ता सुमेलित नहीं है? तो विजयशाही बीकानेर राज्य ये नहीं है। इसकी व्याख्या है, जोधपुर के महाराजा विजय सिंह 1752 से 1793 कालक्रम ने सर्वप्रथम मुगल बादशाह शाह आलम से आज्ञा प्राप्त कर सोने चांदी व तांबे के विजयशाही सिक्के डाले। तो दोस्तों विजयशाही सिक्के कहाँ के हैं? जोधपुर के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं रियासत सुमेलित नहीं है? दोस्तों विजयशाही बीकानेर की रियासत में नहीं चलते थे, अक्केशाही जैसलमेर में चलते थे, जाड़शाही जयपुर में चलते चलते थे और गजशाही जोधपुर रियासत के सिक्के थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिल्लू लल्लू शाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था? तो सोजत पाली में होता था। सोजत पाली के टकसाल के सिक्के लिल्लूलिया लल्लू शाही कहलाते थे। सोजत के टकसाल से बनने वाले सिक्कों पर श्री माताजी और श्री महादेव शब्द भी उत्कीर्ण होने लगा था। इन पर शाह आलम द्वितीय का राज्य वर्ष 22 अंकित होने के कारण इसे 22 संदा सिक्के भी कहा जाता था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव शाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध है अलवर राज्य से। अलवर के सिक्के अक्केशाही, रावशाही, तांबे के रावशाही, टक्का, अंग्रेजी पावना सिक्का कहलाता था। राजपूत की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एक एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराज का नाम लिखा होता था? तो ये बीकानेर रियासत के थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा गंगा सिंह जी के शासनकाल 1887 से 1943 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार से हुए समझौते के तहत अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रचलित चांदी के गोलाकार सिक्के कुछ परिवर्तन के साथ बीकानेर टकसाल में भी डाले गए। इन्हें गंगा शाही सिक्के कहते थे। इन सिक्कों पर एक और महारानी विक्टोरिया का चेहरा तथा उसके चारों ओर अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्पायर्स तथा दूसरी ओर देवनागरी व उर्दू में महाराजा गंगा सिंह बहादुर के चित्र अंकित थे। इसके बाद में क्वेश्चन है, डिंगला बिंडरिया नाथ द्वारिया है क्या है? तो मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के ही डिंगला बिंडरिया और नाथ द्वारिया सिक्के कहलाते थे। इसकी व्याख्या है, मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के डिंगला, बिलाड़ी, त्रिशूलिया, बिंडरिया, नाथ द्वारिया आदि नामों से जाने जाते थे। चांदी के सिक्कों को द्रम और रूपक तथा तांबे के सिक्कों को करसार्पण कहा जाता था। प्रारंभिक सिक्कों पर सूर्य, चंद्र, पशु पक्षी, धनुष, मनुष्य या वृक्ष आदि का चिन्ह अंकित रहता था। ये चौकोर होते थे। इसी प्रकार का तांबे का एक सिक्का डिंगला कहलाता था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? तो दोस्तों ये कुचामन रियासत में चलता था। सन 1838 में कुचामन के ठाकुर ने महाराजा मान सिंह जी से आज्ञा प्राप्त कर अपने यहाँ चांदी का कुचामनिया सिक्का बनाया, जिस पर शाह आलम द्वितीय का 31वां राज्य वर्ष लिखा होने से 31ता कहलाया। इसको बोपू शाही और बोरसी रुपया भी कहते थे। इसके बाद में दोस्तों तीसरा लेसन है, जनपद एवं प्राचीन नाम। रियासतों के प्राचीन नाम क्या क्या है, इसमें इसकी जानकारी मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? तो जयपुर रियासत के आसपास केंद्रित था। इसकी व्याख्या है, राजस्थान में जनपद युग ईसा पूर्व 300 ईसा से 200 ईसा पूर्व तक रहा। यूनानी आक्रमण के समय पंजाब को मालव जाति ने जयपुर के निकट बागरछल एवं सीवी से नगरी चित्तौड़ को अपना केंद्र बनाया। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मालव भागकर नगर टोंक आ गए। मालव ने इस क्षेत्र में मालव नगर बसाया, जो अब करकोट नगर के नाम से जाना जाता है, जो उनियारा तहसील में स्थित है। करकोट नगर को मालवों ने अपनी राजधानी बनाया।
मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। मत्स्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इसकी व्याख्या है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम मत्स्य जनपद का उल्लेख आर्यों के मुख्य समूह के रूप में किया गया है। तो आर्यों का मुख्य समूह कहाँ पे रहता था? मत्स्य जनपद में रहता था। इसके बाद में राजस्थान में मत्स्य जनपद का विस्तार आधुनिक जयपुर, कोटपुतली बहरोड, अलवर, खेरतल तिजारा, करौली, भरतपुर, डींग जिलों में हुआ था। मत्स्यों की प्राचीन राजधानी क्या थी? उपालवे उपालवे कही जाती थी। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में बेराट नाम से जाना जाता है। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग ने भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित है? तो दोस्तों मत्स्य जनपद राजस्थान में स्थित है, जिसकी राजधानी है बेराट, जिसे वर्तमान में विराटनगर के नाम से जाना जाता है। मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट है। प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों ये किसकी राजधानी थी? तो ये राजधानी थी मत्स्य जनपद की। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर का पुरातन नाम था, तो क्या था? सीवी था। क्या था? सीवी था। इसके बाद में इसकी व्याख्या है, सीवी जनपद भूभाग उदयपुर सलूम्बर चित्तौड़ क्षेत्र की राजधानी मध्यमिका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। यह क्षेत्र मेव जाति के अधिकार में रहा, अतः मेदपाट, मेवाड़ और प्रागवाट भी कहलाया। और ये आरबीएससी 6 क्लास के 8वें पृष्ठ से स्रोत लिया गया है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल सीवी जनपद से संबंधित है? तो नगरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के सीवी जनपद की राजधानी थी? तो कौन सी थी? मध्यमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है, तो कौन सा है? मध्यमिका, जिसे नगरी के नाम से जाना जाता है। इसकी व्याख्या है, यूनानी राजा मिनांडर ने 150 ईसा पूर्व मध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ को अपने अधिकार में कर अपने राज्य की स्थापना की थी। इस संदर्भ में गार्गी संहिता एवं पतंजलि के महाभाष्य तथा महाभारत में चर्चा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से हैं? दोस्तों अलवर भरतपुर प्रांत हैं। व्याख्या है, अलवर भरतपुर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनायन ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था? तो योध्या जनपद सफल रहा था। इसकी व्याख्या है, जांगल देश बीकानेर, नागौर और फलौदी क्षेत्र आता था। इसकी राजधानी आई छत्रपुर राजस्थान का धातु नगरी थी, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिछत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? तो नागौर का प्राचीन नाम है अहिछत्रपुर। डुंडाड़ किसका प्राचीन नाम है? तो जयपुर का प्राचीन नाम है डुंडाड़। डुंडाड़ी बोली जाती है जयपुर और आमेर में। दोस्तों डुंडाड़ जयपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा और उत्तरी टोंक क्षेत्र इसमें शामिल था। 1727 ईस्वी तक आमेर व 1727 ईस्वी से जयपुर इसकी राजधानी रही। इसका राजवंश कछवा कहलाता था। 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जयपुर से टोंक का क्षेत्र लेकर अमीर खां पठान की नवाबी यहाँ स्थापित कर दी। राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? तो दोस्तों डुंडाड़ क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है। प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जो जम्बुक रण कहलाता था। तो दोस्तों जम्बुक रण कौन सा क्षेत्र कहलाता था? केशोराय पाटन कहलाता था। इसकी व्याख्या है, प्राचीन काल में बूंदी स्थित केशोराय पाटन, रंती देव पाटन, आश्रम पाटन पट्टन में जम्बुक वृक्षों की भरमार थी।
अतः यह क्षेत्र जम्बूकरण कहलाता था। बूंदी का केशोराय पाटन क्या कहलाता था? जम्बूकरण कहलाता था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जम्बूकरण कौन सा क्षेत्र कहलाता था, तो बूंदी स्थित केशोराय पाटन क्षेत्र क्या कहलाता था? जम्बूकरण कहलाता था। क्यों कहलाता था? क्योंकि इसमें जम्बुक रीछों की भरमार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान क्या है? तो केसराय पाटन को ही आश्रम पट्टन कहा जाता है। राजस्थान का उत्तर तोतारदी कहलाता है, तो कौन सा कहलाता है? गलता जयपुर, ये कहलाता है उत्तर तोतारदी। इसे मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर के बनारस एवं मंकी वैली उपनामों से प्रसिद्ध गलता को उत्तर तोतारदी रामानुज संप्रदाय के दक्षिण भारत के तोतारदी मठ की तरह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसावाड़ा प्राचीन नाम से जाना जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले का भाग है? तो दोस्तों ये अजमेर जिले का भाग है। इसकी व्याख्या है, कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहासकार द्वारा निर्मित अजमेर स्थित टोडगढ़ का किले का मूल नाम क्या था? बोराड़वाड़ा, जिसे बोरासवाड़ा था। इस भौगोलिक क्षेत्र का प्राचीन नाम बरसावाड़ा था। कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिले या जिला से सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सपाटलक्स, सीकर और झुंझुनू से नहीं है, क्योंकि सपाटलक्स किसे सांबर सांबर से संबंधित था। सीवी चित्तौड़गढ़, जंगल देश बीकानेर और अबरूद सिरोही ये तीनों सही है और ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर 3। इसके बाद में शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? दोस्तों सिरोही का ही प्राचीन नाम है शरणवाही। व्याख्या है, कर्नल टोड के अनुसार सिरोही का मूल नाम शिवपुरी था। प्राचीन काल में आबू व सिरोही के क्षेत्र को अर्बुद प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तब गुज्जर मरु क्षेत्र का एक भाग था। देवड़ा राजा रायमल के पुत्र शिवभान ने शरणवा पहाड़ों पर एक दुर्ग स्थापित कर 1405 ईस्वी में शिवपुरी शरणवाही नगर नामक नगर बसाया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही नहीं है? जूनियर अकाउंटेंट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब अर्बुद देश जालौर ये सही नहीं है। जांगल देश बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल देश, चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम सीवी और मत्स्य देश अलवर और भरतपुर का क्षेत्र क्या कहलाता है? मत्स्य कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म प्राचीन अंचल स्थल आधुनिक जिला से सम्मिलित नहीं है? तो वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को कहते हैं, जबकि इसमें सीकर और झुंझुनू को सम्मिलित किया गया है, इसलिए ये सही हो जाएगा। अर्बुद सिरोही, सीवी चित्तौड़गढ़ उदयपुर और सपादलक्स अजमेर नागौर। इसका आंसर हो जाएगा 4। इसके बाद में चौथा टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास राजवंश। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब एवं किसने किया था? दोस्तों इसमें 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा रचित पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में सर्वप्रथम राजपूताना नाम का प्रयोग किया था। इसके बाद में इसकी व्याख्या है, सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस राजपुताने में जहाज फिरंगी। जॉर्ज थॉमस का उपनाम था जहाज फिरंगी, क्योंकि यह विभिन्न देशों की भ्रमण किया करता था और इतिहास की जानकारी लिखा करता था। द्वारा राजपुताना नाम का प्रयोग किया गया। कर्नल जेम्स टोड ने राजपूताना का इतिहास लिखते समय इसे राजस्थान शब्द की प्रदेशवाची संज्ञा 1829 में प्रकाशित कृति एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में दी। 1949 ईसा पूर्व से राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थाना द्वितीय विक्रम संवत 682 में उत्कीर्ण बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख और मंदिर कौन सा था? खिम्बल माता का मंदिर था। सिरोही के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 ईस्वी को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया।
26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से इसका संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार कर लिया गया। दोस्तों, इस तरीके से राजस्थान नाम अपने अस्तित्व में आया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? राजपुताना के नाम से जाना जाता था। राजपुताना, रायथान, इस इन नामों से जाना जाता था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किन शब्दों का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों, राजपुताना नाम का प्रयोग किया गया था और इनकी पुस्तक है एक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसमें इन्होंने राजस्थान के लिए किन शब्द का प्रयोग किया? राजपुताना के लिए। और कर्नल जेम्स टोड ने की अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजपुताना, और उसी का एक दूसरा पार्ट है, नाम है दिस सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, पूर्वी भारत की यात्रा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व तक किस अवधि के दौरान तक था? दोस्तों, इसमें आंसर हो जाएगा 6वीं से शताब्दी ईस्वी। इसके बाद में दूसरा टॉपिक है गुज्जर प्रतिहार वंश। इतिहासकार R.C. मजूमदार के अनुसार गुज्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? दोस्तों, 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक। क्या है? उत्तर पश्चिम भारत में गुज्जर प्रतिहार वंश का शासन मुख्यतः 6वीं से 12वीं सदी तक माना जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार गुज्जर प्रतिहारों ने 6वीं से 12वीं सदी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया था? तो प्रतिहार शासकों ने शासन किया था। इसके बाद में 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? तो प्रतिहार वंश का वर्चस्व रहा, और पटवार 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अभिलेखों में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है? दोस्तों, ये चारों ऐसे अभिलेख हैं जिसमें प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है। नीलकुंड, देवली, रामनपुर, करहाड़। इसका आंसर हो जाएगा चौथा। इसकी व्याख्या है, नीलकुंड, रामनपुर, देवली एवं करहाड़ के शिलालेखों में प्रतिहारों को गुज्जर नाम से संबोधित किया गया है। बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुज्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी मंडोर। व्याख्या है, मंडोर के प्रतिहार गुज्जर प्रतिहारों की 26वीं शाखा नैणसी द्वारा उल्लिखित में से सबसे प्राचीन एवं सबसे महत्वपूर्ण मंडोर के प्रतिहार थे। जोधपुर 837 ईस्वी एवं गठियाला 861 ईस्वी शिलालेखों के अनुसार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण रोयलिद्धि के 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मणी और दूसरी छत्राणी। ब्राह्मणी पत्नी से उत्पन्न संतान ब्राह्मण प्रतिहार एवं छत्राणी भत्ता से उत्पन्न संतान क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए। भद्रा के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, भोगपट, कद्दक, रज्जिल और दे। इन चारों ने मिलकर मंडोर को जीतकर गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। वैसे रज्जिल तीसरा पुत्र था, फिर भी मंडोर की वंशावली इससे प्रारंभ होती है। इसी शाखा का नागभट्ट प्रथम, जो रज्जिल का पोता था, वो बड़ा प्रतापी शासक था। जब उसने देखा कि मंडोर में प्रतिहारों की स्थिति सुदृढ़ हो गई है, तो उसने अपनी राजधानी को वहां से बदलकर मेड़ता स्थापित करवाया, जो मंडोर से 60 मील से अधिक दूरी पर थी। क्वेश्चन है, प्रतिहार शासकों में रोयलिद्धि के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरिश्चंद्र को जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? तो रजिल से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं? तो क्षत्रिय माने जाते हैं। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा है तो मंडोर है। मंडोर के प्रतिहार शासकों में निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण तर्कशास्त्र? ये दोस्तों पूरा क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी तो मंडोर थी। इसकी व्याख्या है, मंडोर के प्रतिहार गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं नैणसी द्वारा उल्लिखित में से सबसे प्राचीन एवं सबसे महत्वपूर्ण मंडोर के प्रतिहार थे। जोधपुर 837 ईस्वी एवं गठियाला 861 ईस्वी शिलालेखों के अनुसार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण रोहिलिद्धि के दो पत्नियां थी, एक ब्राह्मणी और दूसरी छत्राणी भद्रा। ब्राह्मणी पत्नी से उत्पन्न संतान ब्राह्मण प्रतिहार, छत्राणी भद्रा से उत्पन्न संतान क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए। भद्रा के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, भोग, भट्ट, कद्दक, रज्जिल और दय। इन चारों ने मिलकर मंडोर को जीतकर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। वैसे रज्जिल तीसरा पुत्र था, फिर भी मंडोर की वंशावली इससे प्रारंभ होती है। इसकी इसी शाखा का नागभट्ट प्रथम, जो रज्जिल का पोता था और बड़ा प्रतापी शासक था, जब उसने देखा कि मंडोर में प्रतिहारों की स्थिति सुदृढ़ हो गई है तो उसने अपनी राजधानी को वहां से बदलकर मेड़ता स्थापित करवाया, जो मंडोर से 60 मील से भी अधिक दूरी पर है। प्रतिहार शासकों में रोहिलिद्धि के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों हरिश्चंद्र को जाना जाता है। मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? तो रज्जिल से प्रारंभ होती है। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं तो शूद्र माने जाते हैं। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? तो मंडोर की शाखा है। इसके बाद में इसकी व्याख्या है, नागभट्ट प्रथम को राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण की उपाधि दी गई है। इसमें उल्लेख है कि प्रतिहार वंश में त्रिलोक के 3 लोक का रक्षक अद्भुत पुरातन मुनि नारायण का अवतार रूप राजा नागभट्ट उत्पन्न हुआ। उसने अरब सेना को सिंधु नदी के पश्चिम में खदेड़ने का काम किया। इस विजय के कारण ही उसे नारायण का अवतार रूप माना जाने लगा। नागभट्ट प्रथम ने वर्तमान गुजरात, राजस्थान, मालवा, चंबल, हरियाणा, सतलज के दक्षिण के मैदान आदि प्रदेशों पर गुर्जर साम्राज्य की स्थापना की। अवंती के प्राचीन नगर उज्जैन को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। दशरथ शर्मा नागभट्ट की राजधानी जालौर मानते हैं। जैसी घोष भी नागभट्ट प्रथम की राजधानी उज्जैन ही मानते हैं। राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग ने भी अरबों के विरुद्ध नागभट्ट प्रथम का साथ दिया और दोनों ने अपनी इस सफलता पर उज्जैन नगरी में हिरण्य गर्भ महादान समारोह आयोजित किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों चौथा कथन सही है। उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया, जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को अपने आधिपत्य से भी मुक्त कराया। तो नागभट्ट प्रथम। इसके बाद में क्वेश्चन है, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? तो दोस्तों नागभट्ट द्वितीय के शासक गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। नागभट्ट द्वितीय 795 से 833 ईस्वी राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह था, दोस्तों ये टाइप नहीं हुआ है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो दोस्तों प्रभाकर वर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया। व्याख्या है, प्रभाकर वर्धन ने गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य जिसका विस्तार दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान तक था
को समाप्त कर वर्धन वंश की स्थापना की। तो वर्धन वंश का संस्थापक कौन है? प्रभाकर वर्धन। प्रतिहार शासक के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण कुल्यमाला की रचना किसने की? किसने की दोस्तों? वत्सराज ने की। इसकी व्याख्या है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में महाराज वत्सराज को बहुसंख्य भूभृतों तथा उनके शक्तिशाली सलाहकारों की गति को समाप्त करने वाला कहा है। उनके दरबारी जैन मुनि उद्बोधन सूरि ने 778 ईस्वी में कुल्यमाला ग्रंथ में महाराज वत्सराज को रणहस्तिन कहा। 783 ईस्वी में वर्धमानपुर में जैन मुनि जिनसेन ने हरिवंश पुराण नामक जैन ग्रंथ की रचना की। त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत गुर्जर प्रतिहास नरेश वत्सराज ने की थी। कन्नौज के शासक इंद्रायुध को परास्त कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया, इसलिए वत्सराज को प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? वत्सराज। वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिन्होंने रणहस्तिन का विरुद्ध धारण किया था। 200 वत्सराज ने धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या देखेंगे दोस्तों। चौहानों की उत्पत्ति के विभिन्न मत। तो ब्राह्मण वंशी मत तो बताते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और कायम का रासो डॉक्टर DR भंडारकर। और अग्निकुंड से उत्पत्ति बताते हैं पृथ्वीराज रासो, नेणसी एवं सूर्यमल मिश्रण। सूर्यवंशी कौन कौन बताते हैं? पृथ्वीराज विजय, हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर रासो, सुरजन चरित्र, चौहान प्रशस्ति, बेदरा शिलालेख, इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा भी इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं। और इंद्र के वंशज कौन मानते हैं? तो रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख। विदेशी मत कौन मानते हैं? सक्सीथियन थे कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर VI स्मिथ और विलियम कुर्क। चंद्रवंशी हांसी शिलालेख और अचलेश्वर मंदिर का लेख। निम्न में से किस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी नहीं माना गया है? दोस्तों गोत्रोच्चार में नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान राजवंश के संस्थापक शासक थे, कौन थे? तो वासुदेव थे। व्याख्या है, शाकंभरी सांबर चौहान की राजधानी। इस वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान थे। बुजोलिया शिलालेख के अनुसार उसने सांबर झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर की चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो सांबर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी अब सांबर को 7वीं शताब्दी में नामक चौहान राजा ने बसाया था। तो किसने बसाया था? वासुदेव ने बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित चौहान शासकों में से हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों गुवक प्रथम ने करवाया था। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? गुवक प्रथम ने करवाया था। और दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। इसके बाद में है, जयानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया। निम्न में से उस शासक का नाम बताइए। दोस्तों उस शासक का नाम है पृथ्वीराज विजय। और ARO हॉर्टिकल्चर बॉटनी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों इसकी व्याख्या है, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के 5वें खंड में बताया है कि पृथ्वीराज प्रथम ने 1105 ईस्वी में 700 चालुक्यों को मार डाला जो पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने आए थे। अजमेर का संस्थापक कौन था? दोस्तों इसमें अजयराज ने ही अजमेर शहर को बसाया था। व्याख्या है, पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजयराज 1105 ईस्वी से 1133 ईस्वी के कालक्रम का समय चौहानों के साम्राज्य निर्माण का समय माना जाता है। इन्होंने मालवा के परमारों पर दबाव बनाने तथा अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना कर इसे अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया। पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजयराज ने गर्जन मतंगा गजनी के मलेच्छ सुल्तान को पराजित किया था।
अजय राज ने श्री अजय देव नाम से चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। उसकी कुछ मुद्राओं पर उसकी रानी सोमलवती सोमलेखा का नाम भी अंकित मिलता है। श्री अजयपाल चौहान संस्थापक थे, तो किसके संस्थापक थे? अजमेर के संस्थापक थे। अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे? तो दोस्तों इनके पिता कौन थे? दोस्तों ये क्वेश्चन टाइप नहीं किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, वह कौन था? तो वह विक्रमराज चतुर्थ था। इसके बाद में किस चाहमान शासक ने 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बिसलपुर की स्थापना की? तो किसने की? विक्रमराज चतुर्थ ने की। और यही चौहानों में प्रथम शासक था जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त की। व्याख्या देखेंगे। टोंक जिले में बिसलपुर कस्बा एवं बिसल सागर बांध का निर्माण बिसलदेव द्वारा करवाया गया। इसके काल को चौहानों का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। साहित्य और स्थापत्य की सेवा कर उसने सपाट राज्य का स्तर ऊपर उठाया। विग्रहराज चतुर्थ ने जवालीपुर का नाम जवालापुर परिवर्तित किया। दिल्ली के शिवालिक अभिलेख से ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने मलेच्छों को बार बार पराजित किया। इसने गजनी के खुसरो शाह को भी पराजित किया। क्वेश्चन है किस शासक के राज्यकाल में दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया? तो दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के समय दिल्ली शिवालिक स्तंभ दिल्ली लौह स्तंभ उत्कीर्ण करवाया गया। इसके बाद में क्वेश्चन है किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को जवालापुर परिवर्तित किया गया? तो दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ को किया गया ने करवाया गया। शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को पराजित करवाया? तो दोस्तों किसने करवाया? विग्रहराज चतुर्थ ने किया। विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण करवाया, जिसको तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया, जिस पर वर्तमान समय में पंजाब शाह का उर्स 2.5 दिन का बढ़ता है। और दोस्तों ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद है और ये ऐसा बताया जाता है कि यह 2.5 दिन में बनकर तैयार हुआ। और पहले संस्कृत कष्टावरण था जिसमें संस्कृत का अध्ययन किया जाता था। दोस्तों इसमें हरिकेली नाटक पर लिखा था, जिसमें अर्जुन व हरि के बीच में अध्ययन मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान मोहम्मद गौरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया, लेकिन वर्ष 1192 में वह उससे हारा गया? दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय द्वारा। किसके द्वारा? पृथ्वीराज तृतीय द्वारा। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? दोस्तों 2 युद्ध लड़े गए थे। एक तो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। इनमें से किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया? तो 1191 में प्रथम, 1192 में द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था? तो किला राय फितौरा। और ये कहाँ पर स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। इसकी व्याख्या देखेंगे। दिल्ली के लालकोट किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में अनंगपाल तोमर के शासनकाल में हुआ। इसे दिल्ली का पहला शहर कहा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए दिल्ली का पहला शहर किसे कहा जाता है? तो लाल कोट किले को ही दिल्ली का पहला शहर कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये किला बहुत बड़ा है। इसी किले को अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी से जीतकर इसका नाम राय पिथौरा किला रखा। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? तो दोस्तों सारंगधर नहीं था। दोस्तों विद्यापति गौड़ था, वागीश्वर जनार्दन था, विश्वरूप था, लेकिन यह नहीं था। इसका आंसर 4 हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखेंगे। पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन लेखक जयानक, चंद्रबरदाई, जनार्दन आसादर, विद्यापति गौड़, विश्वरूप व पृथ्वी भट्ट आदि थे।
पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? दोस्तों चंद्र बरदाई था, जिसने पृथ्वीराज राजसू की रचना की। इसके बाद में क्वेश्चन है, कदम्बवास या केम्बवास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? तो दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय के समय थे। इसकी व्याख्या है, पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में भरतपुर मथुरा क्षेत्र में बंडाणकों के विद्रोह का अंत किया तथा महोबा के चंदेल शासक परमाल परमार्दी देव को हराकर उसे संधि के लिए विवश किया। जब 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण किया तो परमार्दी देव ने दोनों वीर सेनानायक आल्हा और उदल पृथ्वीराज के विरुद्ध युद्ध में वीरता से लड़ते हुए अपनी मातृभूमि के रक्षार्थ वीरगति को प्राप्त हुए। पृथ्वीराज पंजुन राय कछवा को महोबा का उत्तराधिकारी नियुक्त कर लौट आया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडाणकों का पूर्णतः दमन निम्न में से किसके समय किया गया था? किसने किया था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किया था और 1182 में किया था। इसके बाद में है, महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? दोस्तों पंजुल राय को नियुक्त किया था। क्वेश्चन है, किस वर्ष में पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को पराजित किया? तो 1182 ईस्वी में पराजित किया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो भीमदेव द्वितीय था। व्याख्या है, 1184 के लगभग गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार एवं पृथ्वीराज की सेना के मध्य नागौर का युद्ध हुआ। कब हुआ? 1184 ईस्वी में हुआ, जिसके बाद दोनों में संधि हो गई। चौहानों की चालुक्य से लंबी शत्रुता का अंत हुआ। इसके बाद में क्वेश्चन है, चौहानों की रणथंबोर शाखा का प्रवर्तक था कौन था? गोविंदराज था। व्याख्या है, पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से इस वंश की स्थापना 1194 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंबोर के किस चौहान नरेश के सेनापति ने जाइन के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? तो हमीर देव चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया क्योंकि इसका कारण क्या था? सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी। मोहम्मद शाह और केबरू को किसने शरण दी? तो हमीर देव चौहान ने शरण दी। अलाउद्दीन खिलजी ने खत भेजकर हमीर देव चौहान से उन दोनों विद्रोहियों को अपने यहाँ भेजने की प्रतीक्षा की, लेकिन उन्होंने नहीं माना, इसलिए वह आक्रमण कर देता है। और वह दोस्तों साम्राज्यवादी व्यक्ति भी था, उसकी एक महत्वाकांक्षा भी थी अपने साम्राज्य का विस्तार करने की, इसलिए भी उसने आक्रमण किया। रणथंबोर शासक हमीर ने मंगोल विद्रोहियों मोहम्मद शाह व केबरू को शरण देने के कारण एवं हमीर द्वारा राज कर बंद कर देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया। कब किया? 11 जुलाई 1301 ईस्वी में किया। और इसमें हमीर देव चौहान को क्या करना पड़ा? केसरिया करना पड़ा। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी? किसको दी थी? मोहम्मद शाह और केबरू को शरण दी थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली? तो हमीर के पास शरण ली। रणथंबोर का युद्ध 11 जुलाई 1301 ईस्वी में निम्न में से किसके मध्य हुआ? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी और रणथंबोर के शासक हमीर देव चौहान के मध्य हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंबोर का युद्ध 1301 ईस्वी में हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़ा गया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजय रहा। अलाउद्दीन ने हमीर के सेनापति रणमल रतिपाल सेनानायक तथा अधिकारी सुरजन शाह को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। और फिर दोस्तों उसके बाद में इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, जब तुम
अपने मालिक के प्रति ही वफादार नहीं हो तो मेरे प्रति क्या वफादार रहोगे, इसलिए मौत की घाट उतार दिया। इसके बाद में क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नया नाम क्या रखा? तो दोस्तों जलालाबाद रखा। क्या रखा? जलालाबाद रखा। और खिज जालोर को जीतकर क्या रखा? जलालाबाद रखा। इसके बाद में है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया? तो सोनगरा चौहान वंश का अंत कर दिया। जालोर के विरुद्ध अलाउद्दीन जालोर के विरुद्ध क्वेश्चन है, जालोर के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी के अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। दोस्तों इसमें सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सत्य है, यह कथन सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी। जालोर के दहिया सेजवल विक्रम को स्वर्ण का लालच देकर सुल्तान की सेना को गुप्त मार्ग से जालोर दुर्ग में प्रवेश करवाया। इसके बाद में क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 3 4 2। तो सबसे पहले रणथंभौर का अभियान हुआ, इसके बाद में कौन सा हुआ? चित्तौड़गढ़ का हुआ, और इसके बाद में सिवाना का हुआ, और इसके बाद में जालोर का हुआ। सबसे पहले 1301 में रणथंभौर का हुआ, इसके बाद में किसका हुआ? चित्तौड़गढ़ का कब हुआ? 1303 ईस्वी में हुआ, और इसके बाद में 1310 में ये हुआ, और 1311 में ये हुआ जालोर वाला। इस तरीके से ये हुआ। इसकी व्याख्या है, रणथंभौर 1301, चित्तौड़गढ़ 1303, सिवाना 1308 और जालोर 1311 से 1312। ये 1308 से 1310 है। इसके बाद में है, चौहान शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों इसमें ये सही हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ प्रथम, इसके बाद में पृथ्वीराज द्वितीय सेकंड, इसके बाद में सोमेश्वर तृतीय और पृथ्वीराज तृतीय चतुर्थ। इस तरीके से ये हो जाएगा। अंग्रेजों ने मांगरोल युद्ध 1821 ईस्वी में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? तो जालिम सिंह की सहायता की थी। व्याख्या है, कोटा महाराव किशोर सिंह और कोटा के फौजदार झाला जालिम सिंह के मध्य प्रशासनिक अधिकारों को लेकर तनाव उत्पन्न हो गया। अंग्रेजों द्वारा 20 फरवरी 1818 ईस्वी को कोटा के साथ की गई गुप्त संधि के अनुसार राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों कार्यों का प्रयोग झाला जालिम सिंह एवं उनसे उसके वंशज करेंगे तथा महाराव उम्मेद सिंह और उसके वंशज राज्य के शासक बने रहेंगे। महाराव किशोर सिंह इस संधि को रद्द कर स्वयं सत्ता हाथ में लेकर शासन करना चाहते थे, जबकि जालिम सिंह अपने अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं था। अतः अक्टूबर 1821 में महाराव किशोर सिंह और झाला जालिम सिंह के बीच बारा के पास मांगरोल युद्ध हुआ। युद्ध के बाद मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की अध्यक्षता में किशोर सिंह और जालिम सिंह के मध्य 22 नवंबर 1821 को एक समझौता हो गया। समझौते के अनुसार महाराव के निजी कार्यों में जालिम सिंह हस्तक्षेप नहीं करेगा और झाला के राजकाज में महाराव का दखल नहीं होगा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में जालिम सिंह प्रशासन का सर्वेसर्वा हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन है, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? दोस्तों ये बूंदी के उम्मेद सिंह का हुंजा नामक घोड़ा था। व्याख्या है, राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी में हुआ। कहाँ पर हुआ? बूंदी में हुआ। जब 1734 ईस्वी में वहां के बुद्ध सिंह की कछवाही रानी आनंद कुंवरी ने अपने पुत्र उमेद सिंह के पक्ष में मराठा सरदार होलकर और राणूजी को आमंत्रित किया। उमेद सिंह को एक राजा ने हुंजा नामक इराकी घोड़ा उपहार में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है?
दोस्तों, वह कोटा राज्य का शासक था, यह कथन सही नहीं है। इसके बाद में क्वेश्चन है, नैणसी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख है? 24 शाखाओं का उल्लेख है। मूर्णोत नैणसी ने अपनी ख्यात मूर्णोत नैणसी ख्यात में गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। कर्नल जेम्स टोड ने अपने गुरु ज्ञानचंद्र के मांडल के उपसार के संग्रहालय के आधार पर गुहिलों की 24 शाखाओं को माना है। कविराज श्यामलदास ने गुहिलों की 36 शाखाएं बताई है। बप्पा रावल का मूल नाम क्या है? तो इसका मूल नाम है दोस्तों काल भोज। क्या है? काल भोज। और बप्पा एक उपाधि है। बप्पा रावल 734 से 753 ईस्वी का मूल नाम क्या है? कालभोज। इन्हें बप्पा रावल की उपाधि इनके गुरु हारित ऋषि ने दी और ये हारित ऋषि की गाय चराया करते थे। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ के राजा मानमोरी को हराकर मेवाड़ में घुल साम्राज्य की नींव रखी तथा इसे घुल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दोस्तों, इन्होंने चित्तौड़गढ़ में सोने के सिक्के भी जारी किए। गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? तो दोस्तों बप्पा रावल। कौन था? बप्पा रावल। चित्तौड़ का राणा रत्न सिंह किस वंश का था? तो दोस्तों ये गुहिल वंश का था। क्या है? चित्तौड़ का राणा रत्न सिंह गुहिल वंशीय गहलोत रावल शाखा के अंतिम शासक थे। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? दोस्तों जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह ये सही है। इसके बाद में क्वेश्चन है, किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का विरोध किया था? दोस्तों किसमें किया था? खजाइन उल फुतू में किया था। और खजाइन उल फुतू किसकी पुस्तक है? अमीर खुसरो की पुस्तक है। अमीर खुसरो को भारत का तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। इसने इसकी सभी पुस्तकें इसकी है। नुए सिपहर, मिफ्ता उल फुतू, खजाइन उल फुतू और तोताए हिंद, आशिका लैला मजनू, ये सभी इसकी पुस्तकें हैं। इसने भारत में सितार का आविष्कारक माना जाता है। सर्वप्रथम हिंदी में कहावतों का प्रयोग इसी ने ही किया था। इसके बाद में क्वेश्चन है, 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वह कौन था? अमीर खुसरो था। इसने अपने आंखों देखा वर्णन चित्तौड़गढ़ युद्ध के दौरान इसने अपना आंखों देखा वर्णन खजाइन फुतू में वर्णित किया। और दोस्तों इसने 8 शासकों का काल देखा है। कितना देखा है? 8 शासकों का काल देखा है। वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जोहर कर लिया था, तो कौन था वो? पद्मिनी थी, रानी पद्मिनी। और ये श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। और 26 अगस्त 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली से मुगल सेना लेकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इसके बाद में क्वेश्चन है, 1303 ईस्वी में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना की ओर से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीतकर चित्तौड़गढ़ का नाम क्या कर दिया था? चित्तौड़गढ़ का नाम कर दिया था अपने पुत्र खिजर के नाम पर खिजराबाद। और इसका उल्लेख दाइबाबाद की दरबार से मिलता है। इसके बाद में क्वेश्चन है, गोरा बादल ने किसकी रक्षा की थी? तो पद्मिनी की रक्षा की थी। और बताया जाता है मलिक मोहम्मद जायसी 1540 ईस्वी में एक रचना लिखे थे। वो मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है, उसका नाम है पद्मावती। और इसमें लिखा गया है, अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को धोखे से दिल्ली लेकर गए और दिल्ली में ही वह सती हो गई दोस्तों 1600 रानियों के साथ। और कई इतिहासकार चित्तौड़गढ़ में बताते हैं।
1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नया नाम क्या कर दिया, तो खिजराबाद कर दिया अपने पुत्र खिज्र के नाम पर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शासकों में से सबसे अधिक मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय किसे जाता है, तो महाराणा कुंभा को जाता है। इसकी व्याख्या है, कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध नामक संगीत ग्रंथों की रचना की थी। कुंभा ने जयदेव की प्रसिद्ध कृति गीत गोविंद पर रसिकप्रिया के नाम से टीका, चंडी शतक की व्याख्या, संगीत रत्नाकर की टीका लिखी। इसके अतिरिक्त कुंभा 4 नाटकों के रचयिता थे, जिनसे उनको मेवाड़ी, महाराष्ट्री, कर्नाटी भाषा लिखने का अच्छा ज्ञान होने का पता चलता है। इन्होंने एकदिन महात्म्य पुस्तक के प्रथम भाग राजवर्णन, अंतिम भाग कुंभा के वेतनी कवि कान्ह व्यास ने लिखा। कान्ह व्यास की कृति है एकलिंग महात्म्य की रचना की। कुंभा के अन्य प्रमुख ग्रंथों में कामराज, रतिसार, सात अंग, सुधा प्रबंध, संगीत संगीक्रम, दीपिका, नवीन गीत गोविंद, वाद्य प्रबंध, संगीत सुधा, नृत्य रत्न कोश, हरिवार्तिक है। संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित है, तो यह है रसिक प्रिया। कौन है रसिक प्रिया? सुधा प्रबंध किसने लिखी, तो दोस्तों कुंभा ने लिखी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा द्वारा कृत है, लिखे गए हैं, तो दोस्तों तीसरा हो जाएगा 1, 2 और 3 संगीत राज, संगीत मीमांसा और सुधा प्रबंध की कला निधि नहीं लिखी गई है। इसके बाद में क्वेश्चन है, नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की, तो कुंभा के द्वारा की गई। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है, तो दोस्तों राजवल्लभ नहीं है। व्याख्या है, कुंभा के प्रमुख शिल्पी मंडन वास्तुकला के विख्यात शिल्पी थे। उनके प्रमुख ग्रंथ एवं उनकी विषय वस्तु, ग्रंथ और विषय वस्तु दोस्तों इसमें देखेंगे रूप मंडन, ये मूर्तिकला, इसमें 6 अध्याय है, मूर्तिकला से रिलेटेड है, उसमें 6 अध्याय है। इसके बाद में दूसरा ग्रंथ है देव मूर्ति प्रकरण रूपावतार। दोस्तों ये मूर्ति निर्माण से संबंधित है, प्रतिमा स्थापना से संबंधित है और इसमें 8 अध्याय है। वास्तु मंडन और ये वास्तु कला से, भवन निर्माण से संबंधित है। वास्तु सार और ये किससे संबंधित है, दुर्ग भवन, नगर निर्माण, राजप्रसाद से संबंधित है। कोदंड मंडन धनुर्विद्या से संबंधित है। शाकुन मंडन शकुन अपशगुन से संबंधित है। वेद मंडन व्याधिया व निदान से संबंधित है। प्रसाद मंडन देवालय निर्माण कला से संबंधित है। राजवल्लभ मंडन सामान्य नागरिकों के आवासीय गृहों से लेकर राजप्रसाद एवं नगर रचना का विस्तृत वर्णन, और इसमें 14 अध्याय लिखे गए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है, दोस्तों मूर्तिकला से है। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई है, दोस्तों राजवल्लभ, रूपावतार, देवमूर्ति प्रकरण और वास्तुसार, ये चारों ग्रंथों की रचना किसने की है, मंडन ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 से। प्रसाद मंडन, रूप मंडन, वास्तु मंडन इन तीनों की रचना की है, लेकिन कला मंडन की रचना नहीं की। कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है, और आरएस 2015 और संरक्षण अधिकारी परीक्षा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कला निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है, तो दोस्तों राजवल्लभ नहीं है, क्योंकि यह मंडन द्वारा लिखित है। और ये संगीत रास, रसिक प्रिया, संगीत मीमांसा, ये महाराणा कुंभा द्वारा रचित है। इसकी व्याख्या है, कुंभा के प्रमुख शिल्पी मंडन वास्तुकला के विख्यात, दोस्तों ये वापस रिपीट हो गया है, ये थोड़ा दोस्तों रिपीट हो गया है, इसको हम
इसके बाद में क्वेश्चन है, कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे? तो कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि प्राप्त थी। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि कौन सी दी गई थी? अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं थे? तो मुनि, जैन, विजयसूरी नहीं थे। व्याख्या, कुंभा के दरबारी साहित्यकार मंडन, गोविंद नाथा, सारंग व्यास, सुंदरगाणी, टिल्ला भट्ट तथा कुंभा कालीन प्रसिद्ध जैन आचार्यों में भुवन सुंदर सूरी, सोम सुंदर सूरी, जयशेखर सूरी, मुनि जिनसेन सूरी, भुवन कीर्ति, सोमदेव सुंदर सूरी, मुनि सुंदर माणिक्य आदि प्रमुख थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे कौन थे? मुनि जिनसेन सूरी थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा कुंभा को निम्नांकित वाद्य यंत्रों में किसमें दक्षता हासिल थी? तो वीणा में दक्षता हासिल थी। व्याख्या है, महाराणा कुंभा स्वयं महान संगीतकार था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार कुंभा वीणा बजाने में निपुण था। संगीताचार्य श्री सारंग व्यास कुंभा के संगीत गुरु थे। हीरानंद मुनि को कुंभा अपना गुरु मानते थे और उन्हें कविराज की उपाधि थी। कुंभा की पुत्री रमाबाई को वागीश्वरी संगीत प्रेमी के कारण कहा गया। क्या कहा गया? कुंभा की पुत्री रमाबाई को वागीश्वरी कहा गया। क्यों कहा गया? संगीत प्रेम के कारण कहा गया। कुंभा की पुत्री रमाबाई को वागीश्वरी कहा गया। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है। संगीत प्रेम के कारण कहा गया वागीश्वरी। कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था कहाँ स्थित है? बदनौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बदनौर में स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे? तो महाराणा कुंभा थे। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि अभिनव भट्टाचार्य। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? मुनि जिन विजय सूरी। जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा में दरबार में थे तो मुनि जिनसेन सूरी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में किसमें दक्षता हासिल थी? वीणा में थी। इसके बाद में दोस्तों विजय स्तंभ की व्याख्या देखेंगे। विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित इस स्तंभ का निर्माण 1440 से 1448 ईस्वी में करवाया गया। महाराणा कुंभा द्वारा मालवा सुल्तान महमूद खिलजी सारंगपुर युद्ध की विजय स्मृति में करवाया गया। इसको प्रशस्तियों में कीर्ति स्तंभ कहा गया है। इसका निर्माण कार्य लाल बलुआ पत्थर सफेद संगमरमर से जेता तथा उसके पुत्र नापा पोमा पुंजा के निर्देशन में किया गया तथा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचयिता कवि अत्रि था। 122 फीट ऊंचे 9 मंजिला व 157 सीढ़ियों स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण है। इसकी दूसरी एवं पांचवी मंजिल पर इसके निर्माता कलाकारों की आकृतियां बनी हुई है। इस स्तंभ की 9 मंजिला में स्थित मूर्तियां प्रथम मंजिल में अनंत ब्रह्मा और रुद्र 3 की मूर्तियां लगाई गई है और द्वितीय मंजिल में अर्धनारीश्वर तथा हरिहर की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई है। तीसरी मंजिल में विरंची, जयंत, नारायण और पितामह की मूर्तियां यहाँ अरबी में 9 बार अल्लाह खुदा हुआ है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल में 9 बार अल्लाह खुदा हुआ है? तो तीसरी मंजिल में लिखा हुआ है। चौथी मंजिल में त्रिखंडा, हरिसिद्ध, पार्वती, हिंगलाज, गंगा, यमुना, सरस्वती, गंधर्व, कार्तिकेय, विश्वकर्मा इनकी मूर्तियां उत्कीर्ण की गई है। इसके बाद में पांचवी मंजिल में लक्ष्मी नारायण, उमा महेश्वर और ब्रह्मा सावित्री आदि की युग्म मूर्तियां उत्कीर्ण है। छठी मंजिल सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाल की मूर्तियों से उत्कीर्ण है। सातवीं मंजिल वारा, नरसिंह, रामचंद्र, बुद्ध आदि विष्णु के अवतारों की मूर्तियां। आठवीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। नवीं मंजिल बिजली गिरने से टूट गई थी जिसे राणा स्वरूप सिंह ने पुनः निर्मित करवाया। इस पर अत्रि एवं महेश द्वारा रचित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति उत्कीर्ण है।
जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ इमारत माना है। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है। विजय स्तंभ स्तंभ पर 15 अगस्त 1949 को ₹1 का डाक टिकट जारी किया गया। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों में से सही तथ्य है। तो दोस्तों कौन सा तथ्य सही है? दोस्तों यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था और इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। ये 3 सही है, 1 और 3। कौन सा? 1 और 3। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिलों का है? तो 9 मंजिलों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा ने किस पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? तो किसमें करवाया? मालवा और गुजरात की सेना सारंगपुर विजय 1437 ईस्वी में विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपने विजय को अमर बनाने के लिए किसका निर्माण किया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था। 122 फीट ऊंचा है, 9 मंजिला इमारत है। तीसरी मंजिल पर अल्लाह लिखा हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है तो आदिनाथ का स्मारक इसे माना जाता है। क्या है? जय स्तंभ जैन कीर्ति स्तंभ प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित 22 मीटर ऊंचे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित इस स्तंभ का निर्माण 12वीं शताब्दी में दिगंबर संप्रदाय के बगेरवाल महाजन सोनाई के पुत्र जीजा नामक धर्मावलंबी द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन विजय स्तंभ स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? जो 1437 ईस्वी में लड़ा गया था। इसकी व्याख्या है, सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी मेवाड़ के महाराणा कुंभा एवं मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच हुआ, जिसमें कुंभा की विजय हुई। ये दोनों ही राज्य पड़ोसी थे और राज्य विस्तार के इच्छुक थे। मालवा के सुल्तान ने मेवाड़ के शत्रु मैपा पवार को आश्रय प्रदान किया। कुंभा ने मैपा पवार को मेवाड़ को सौंपने के लिए पत्र लिखा, लेकिन महमूद खिलजी ने शरणागत को लौटाना स्वीकार नहीं किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1453 में किसने बंडोर का मारवाड़ से कब्जा लिया था और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया था? तो किसने किया था? महाराणा कुंभा ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपानेर की संधि किसके मध्य हुई? तो मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच हुई। इसकी व्याख्या है, चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में महाराणा कुंभा के विरुद्ध मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य हुई। इसके अनुसार मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना मेवाड़ पर आक्रमण करेगी तथा विजय के उपरांत मेवाड़ को आपस में बांट लिया जाएगा। इस संधि के अनुसार कुतुब शाह चित्तौड़ के लिए चला और मार्ग में आबू पर अधिकार कर आगे बढ़ा। महमूद मालवा की तरफ से राणा के राज्य में घुसा। 1456 ईस्वी में दोनों की संयुक्त सेना ने राणा के विरुद्ध युद्ध किया, लेकिन कुंभा को नहीं हरा सके, अतः चंपानेर की संधि असफल रही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ क्योंकि वहां शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। व्याख्या, शत्रुओं से सुरक्षा हेतु राजपूतों ने नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ों के ऊपर करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदूपत कहा है? तो राणा सांगा को हिंदूपत कहा जाता है। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया था? और वनपाल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राणा सांगा ने खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और इब्राहिम लोदी वह शासक था जो मैदान के युद्ध में
लोधी वंश का प्रथम शासक जो मैदान के युद्ध में मारा गया। इसके बाद दोस्तों ये लोधी वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के मध्य गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी में लड़ा गया था। इसकी व्याख्या देखेंगे। गागरोन युद्ध 1519 ईस्वी में राणा सांगा ने मेदिनी राय को गागरोन दुर्ग दे दिया। अतः मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय एवं गुजरात के मुजफ्फर शाह ने मिलकर गागरोन दुर्ग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में सांगा को निर्णायक विजय प्राप्त हुई। महमूद को बंदी बना लिया गया, लेकिन बाद में राणा सांगा ने उसके साथ मानवीय व्यवहार करते हुए उसे श्रमदान देकर मालवा लौटा दिया। इस युद्ध में पहली बार मेवाड़ द्वारा रक्षात्मक युद्ध के स्थान पर आक्रमण युद्ध का आरंभ हुआ। मालवा को मेवाड़ से अपनी ही भूमि पर पराजय मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? तो महमूद खिलजी द्वितीय था। महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी वे कौन थे? तो महमूद लोधी और हसन खां मेवाती ये दो थे। इसकी व्याख्या है, बाबर से पराजित होने के बाद कुछ अफगान सेनापति जैसे हसन खां मेवाती महाराणा सांगा की शरण में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध लड़ा गया। इसकी व्याख्या है, 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में राणा सांगा एवं मुगल सम्राट जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के मध्य भीषण युद्ध हुआ। खानवा का मैदान आधुनिक भरतपुर जिले की रूपवास तहसील में गंभीर नदी के किनारे स्थित है। खानवा के युद्ध में राणा की सेना में अफगान सुल्तान महमूद लोधी, मेव शासक हसन खां मेवाती, मारवाड़ के राणा सांगा का पुत्र मालदेव, बीकानेर के राव जेत सिंह का पुत्र कुंवर कल्याणमल, आमेर का राजा पृथ्वीराज, ईडर का राजा भारमल, मेड़ता का रायमल राठौड़, रायसीन का सलहदी तंवर। खानवा की युद्ध के पूर्व बाबर ने इनके द्वारा राणा सांगा को शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा तथा युद्ध में इनके द्वारा अंतिम समय पर समर्थन वापस ले लिया गया। चंदेरी का मेदिनी राय सांगा ने इसे गागरोन की जागीर दी। जगमेर भरतपुर के अशोक परमार सांगा ने इसे उपरमाल की जागीर दी। नागौर का खानजादा, सिरोही का अखीराज वागड़ और डूंगरपुर का रावल उदय सिंह, सलुम्बर का रावत रतन सिंह, विरमदेव मेड़तिया, देवलिया का रावत भाग सिंह, नरबद हाड़ा वीर सिंह देव, गोकुलदास परमार, गोगुंदा की झाला आजा आदि सम्मिलित थे। राणा सांगा ने खानवा के युद्ध से पहले पाती परवन की राजपूत परंपरा को पुनर्जीवित करके राजस्थान के प्रत्येक सरदार को अपनी ओर से युद्ध में शामिल करने का निमंत्रण दिया था। सांगा अंतिम हिंदू राजा थे जिनके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुई। कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा भारमल और विरमदेव मेड़तिया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में युद्ध किया था? दोस्तों ये टाइप सही नहीं हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? तो राणा रतन सिंह बना। व्याख्या है, राणा रतन सिंह की मृत्यु के बाद रतन सिंह 1528 से 1531 और उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना। 1531 में राणा रतन सिंह और सूरजमल हाड़ा दोनों अहेरिया उत्सव आखेट खेलते खेलते आपस में झगड़ पड़े और दोनों आपस में मारी गई। राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना? तो राणा विक्रमादित्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? तो 1533 ईस्वी में किया था।
चित्तौड़ का युद्ध 1533 से 1535। 1533 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर इस समय राणा सांगा के द्वितीय पुत्र विक्रमादित्य का शासन था। चित्तौड़ की रक्षार्थ करमावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी, मगर हुमायूं समय पर सहायता नहीं कर सका। अंततः करमावती ने सुल्तान से संधि की। 24 मार्च 1533 को सुल्तान चित्तौड़ से लौट गया। 1534 में सुल्तान ने फिर चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय हुमायूं भी बहादुर शाह के विरुद्ध लड़ने हेतु चित्तौड़ की तरफ प्रस्थान किया एवं ग्वालियर पहुंचकर वहीं रुक गया। विक्रमादित्य किले की रक्षा का भार देवलिया प्रतापगढ़ के ठाकुर बाघ सिंह को सौंपकर बूंदी चला गया। अतः किले का पतन जानकर रानी करमावती ने अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर किया तथा राजपूत योद्धा लड़ते हुए मारे गए। यह घटना चित्तौड़ के दूसरे साके के नाम से प्रसिद्ध हुई। मार्च 1534 ईस्वी में बहादुर शाह ने किले पर अधिकार कर लिया। हुमायूं के आने की खबर सुनकर उसने चित्तौड़ छोड़ दिया। अतः विक्रमादित्य ने पुनः चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। 1536 ईस्वी में विक्रमादित्य चित्तौड़ का पुनः शासक बन गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था? तो बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया था? करमावती ने जौहर किया था। अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था? तो उदय सिंह था। व्याख्या है, उदय सिंह द्वितीय 1537 से 1572 ईस्वी के शासनकाल में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण 12 अक्टूबर 1567 ईस्वी में किया। उदय सिंह ने मांडू के सुल्तान बाज बहादुर को ऐसे समय शरण दी जब अकबर उससे शासन छीनने की कोशिश कर रहा था। उदय सिंह चित्तौड़ का भार जयमल और फत्ता पर छोड़ स्वयं ने उदयपुर में मोर्चा लगाया। अकबर का चित्तौड़ घेरा काफी लंबा चला, लेकिन बदकिस्मत से एक दिन रात को दीवार की मरम्मत करते समय जयमल अकबर की संग्राम नामक बंदूक की गोली से मारा गया और जयमल और फत्ता की वीरता पर मुग्ध होकर अकबर ने आगरा जाने पर हाथियों पर चढ़ी हुई उनकी पाषाण की मूर्तियां बनवाकर किले के द्वार पर खड़ी करवाई। 25 फरवरी 1568 में अकबर का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। यह चित्तौड़ दुर्ग का तृतीय शाखा कहलाया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया? तो दोस्तों 25 फरवरी 1568 ईस्वी में किया। चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ? तो 1568 ईस्वी में हुआ। मेवाड़ के उस महाराणा का नामोल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी। किसने की थी? ये टाइप नहीं हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है। दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक से जमा बाटो और इसको याद करने का सही क्रम है जमा बाटो। जलाल का खोची मान सिंह भगवंतदास टोडरमल। इस तरीके से इसका क्रम रहने वाला है। तो कौन सा है? जलाल का खोची मान सिंह भगवंतदास टोडरमल, ये सही हो जाएगा। जमा बाटो ट्रिक है इसकी। व्याख्या है, मेवाड़ के इस शासक को अपनी अधीनता में लाने के लिए अकबर ने निम्नांकित प्रस्तावक भेजे। पहला संधि प्रस्तावक सितंबर 1572 में जलाल खां खोची के नेतृत्व में, दूसरा जून 1573 में कुंवर मान सिंह के नेतृत्व में, तीसरा अक्टूबर 1573 में राजा भगवंतदास के नेतृत्व में और चौथा दिसंबर 1573 में राजा टोडरमल के नेतृत्व में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा? तो किसको भेजा? जलाल खां खोची को भेजा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तीर्थीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था। किसने किया था? भगवंतदास ने किया था।
अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर सके? तो टोडरमल को भेजा। जमा भाटो, यह ट्रिक आपको याद रखनी है, जमा भाटो। इससे आपके एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। जलाल का कोची, मानसिंह भगवनदास टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1572 ईस्वी में गुजरात अभियान के लिए जाते समय बागोर से अकबर ने महाराणा प्रताप से सुलह वार्ता हेतु किसे भेजा था? तो जलाल खान खिलजी को भेजा था। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर है? राजसमंद जिले में है। वीर विनोद के अनुसार हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? तो 80,000 थी। कितनी थी? 80,000 थी। व्याख्या है, वीर विनोद में उल्लिखित है कि मेवाड़ की ख्यातों के अनुसार मानसिंह के अधीन 80,000 सैनिक और प्रताप के पास 20,000 सैनिक थे। नैणसी के अनुसार मानसिंह के पास 40,000 सैनिक और प्रताप के पास 9 से 10,000 सैनिक थे। युद्ध में उपस्थित इतिहासकार बदायूंनी के अनुसार मानसिंह की सेना में 5,000 सैनिक तथा प्रताप की सेना में 3,000 घुड़सवार थे। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो कौन से लड़े थे? माधो सिंह कछवा एवं अशोक परमार। व्याख्या है, हल्दीघाटी युद्ध। महाराणा प्रताप की सेना का जनरल कौन था? तो महाराणा प्रताप खुद थे। प्रताप की सेना के कमांडर कौन थे? मुस्लिम सेनापति हकीम खां सूरी थे, जो हरावल भाग का नेतृत्व कर रहे थे। सलुम्बर का चुंडावत कृष्णदास, ग्वालियर राजा रामसा तोमर व उसके 3 पुत्र सालीवान, भवानी सिंह और प्रताप सिंह। सादड़ी झालाबिद्दा, सरदारगढ़ का भीम सिंह, देवगढ़ का रावत सांगा, झाला मान सिंह थे तथा भील नेता पुंजा भील सेना के पीछे वाले चंदावल भाग का नेतृत्व पुरोहित गोपीनाथ चारण जैसा जयमल मेहता, जगन्नाथ भामाशाह, ताराचंद प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल था। इसके बाद अकबर की सेना का जनरल कौन था? तो आसफ खां था। कौन था? आसफ खां था। अकबर की सेना के कमांडर कौन थे? मुगल सूबेदार मान सिंह थे। राणा प्रताप के भाई जगमाल, शक्ति सिंह व सगर। मुगल सेना में हरावल सेना का सबसे आगे वाला भाग का नेतृत्व किसने किया? सैयद हासिम कर रहा था। उसके साथ मोहम्मद बादकशी, रफी, जगन्नाथ कछवा, आसफ खां थे। चंदावल भाग का नेतृत्व माधो सिंह कछवा, अग्रिम मेहतर खां कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? तो राम प्रसाद था और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? वीर प्रसाद कर दिया गया। इसके बाद में व्याख्या है, हल्दीघाटी के युद्ध के प्रमुख हाथी। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। अकबर के हाथी का नाम हवाई था। अन्य प्रसिद्ध हाथी लूणा, गजमुक्त, गजराज, रनमदार, खंडेराव, चक्रवात थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम क्या थे? तो लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त, गजराज ये थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजराज और रनमदार हाथियों ने किस युद्ध में भाग लिया? हल्दीघाटी के युद्ध में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान को हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक समय के लिए राजधानी बनाया? तो चावंड को बनाया। चावंड सराड़ा तहसील सलूम्बर जिला। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात प्रताप ने 1525 में अपने स्थायी जीवन का आरंभ चावंड चामुंडी नदी के पूर्वी किनारे स्थित को मेवाड़ की नई राजधानी स्थापित करके किया। उन्होंने चावंड को लूणा से विजित करके अपने अधीन किया। उनके जीवन काल में 12 वर्ष तक यह मेवाड़ की राजधानी रहा और उसके उत्तराधिकारी महाराणा अमर सिंह के राजकाज के प्रारंभिक 16वें वर्ष चावंड में बीते। चावंड 28 साल मेवाड़ की राजधानी रहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को दीवान कहा। किसका कहा? तो दोस्तों एकलिंग नाथ जी का अपने को दीवान मानते थे। व्याख्या है, कुल देवता कौन थे? एकलिंग नाथ जी थे। मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को दीवान कहा।
कुलदेवी कौन थी? तो बाण माता को कुलदेवी माना जाता है। राजवाक्य जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। राजध्वज राजध्वज कौन था? उगता सूरज एवं धनुष बाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? सामंत सिंह था। इसकी व्याख्या है, वागड़ के गुहिलों का संस्थापक सामंत सिंह को माना जाता है, जिसने 1197 ईस्वी के लगभग वागड़ प्रदेश को अधिकृत किया था। महारावल उदय सिंह के काल में 1498 से 1526 ईस्वी में वागड़ के बंटवारे में पश्चिमी भाग डूंगरपुर का शासक पृथ्वीराज व वागड़ के पूर्वी भाग बांसवाड़ा का शासक महारावल जगमाल हुआ। सही कालानुक्रम है दोस्तों, सबसे पहले हुआ सारंगपुर का युद्ध, इसके बाद हुआ खानवा का युद्ध, और इसके बाद में कौन सा हुआ? हल्दीघाटी का युद्ध और दिवेर का युद्ध। ये इसका कालक्रम होने वाला है। इसकी व्याख्या है, सारंगपुर का युद्ध 1436 ईस्वी में हुआ, 1437 में, और खानवा का युद्ध भरतपुर 17 मार्च 1527, हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576, दिवे राजसमंद का युद्ध 1582। महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि से नवाजा था? तो लॉर्ड रिपन ने। व्याख्या है, सज्जन सिंह भागौर के महाराजा शक्ति सिंह के पुत्र थे। 23 नवंबर 1881 को गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने चित्तौड़ आकर महाराजा को ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया का खिताब दिया। जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह के दरबार में विद्याधर था। कौन था? तो ये वास्तु शास्त्री था। इसकी व्याख्या है, जयपुर का नक्शा बंगाली वास्तुविद व तांत्रिक विद्याधर भट्टाचार्य चक्रवर्ती के निर्देशन में तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार जयपुर नगर का नक्शा बनाया एवं नगर संयोजक कौन था? पीटीआई 2018, ग्राम सेवक 2008 और जेल प्रहरी 2017 और आर्थिक अन्वेषक उद्योग विभाग 2018 में लगातार 4 बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों, यह क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? विद्याधर भट्टाचार्य। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछवार राजवंश डुड्डाण राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो दुलह राय थे। इसकी व्याख्या है, आमेर के कछवार डुंडाड़ वंश की स्थापना 1137 ईस्वी में दुलह राय ने की। इन्होंने मांच जयपुर रामगढ़ के मीणाओं व दौसा के बड़गुजरों को हराकर दौसा में कछवार वंश की नींव रख दौसा को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के कोकिलदेव नामक शासक ने 1207 ईस्वी में मीणाओं को पराजित कर आमेर पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया। कोकिलदेव के बाद क्रमशः हुनदेव, जनदेव, पंचवन देव, पंचनदेव, पर्जुनदेव, महासीदेव, पंचवन देव का पुत्र आमेर के शासक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछवार राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो दौसा में थी। निम्न में से कौन से कछवार शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? किसने बनाया? तो कोकिलदेव ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा राजपूतों से वैवाहिक संबंध नीति में सर्वप्रथम किससे विवाह किया गया? तो दोस्तों, हरकाबाई से विवाह किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? तो कछवार राजवंश से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि से नवाजा था? तो भगवंत दास को नवाजा गया था। व्याख्या है, भगवंत दास 1574 से 1589 ने अपनी पुत्री मानबाई जिसे मन भावती सुल्तान उन निसा का विवाह शहजादे सलीम जहांगीर से 13 फरवरी 1585 में किया। खुसरो इन्हीं का पुत्र था। अकबर ने भगवंत दास को 5000 की मनसबदारी तथा अमीर उल उमरा की उपाधि दी। अकबर ने 1582 ईस्वी में भगवंत दास को पंजाब सूबे का सूबेदार बनाया, जो अपनी मृत्यु तक वहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में किया? तो किससे किया? भगवंत दास से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने विराटनगर में मुगल दरवाजे का निर्माण करवाया? तो दोस्तों, राजा मान सिंह ने
विराटनगर में मुगल दरवाजे का निर्माण करवाया? और ये संग्रहालय अध्यक्ष 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कोटपुतली बेरोड की विराटनगर में मौजूद मुगल दरवाजा आमेर के कछवा वंश के राजा मानसिंह ने बादशाह अकबर के विश्राम गृह के रूप में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नांकित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया गया? दोस्तों, काबुल, बिहार और बंगाल, ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? काबुल, बिहार और बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। अकबर का नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई, वो कौन था? वो मानसिंह था। अकबर का नवरत्न राजा मानसिंह जिसने बंगाल 1594, उड़ीसा एवं बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1585 से 86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त था वह कौन था? और आरएस 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसको रिपीट होने की पूर्णतः संभावना पड़ी है। इसका आंसर है राजा मानसिंह। क्या है, 1585 में मानसिंह की काबुल विजय के उपरांत अकबर ने उनका मनसब 5000 जात एवं 5000 सवार कर दिया। अकबर ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व मानसिंह को 7000 का मनसब प्रदान कर उसका पूर्व सम्मान किया था, किंतु जहांगीर ने शासक बनने के उपरांत इनके मनसब में कमी कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? मानसिंह इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा मानसिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, महाराष्ट्र में हुई थी। इलिचपुर महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन दो सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के समय 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। तो दोस्तों, मानसिंह, कोका अजीज, ये दो ऐसे शासक थे जिन्हें अकबर के समय 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। इनकी व्याख्या है, राजा मानसिंह मिर्जा अजीज कोका को अकबर ने सन 1605 में 7000 की मनसबदारी से नवाजा था।